आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। माधवी अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। चिराग सेठी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत चिराग सेठी जी आपसे ही करते हैं। आम आदमी पार्टी को एक आज फिर झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। और अब आम आदमी पार्टी का क्या रुख होगा, क्या कदम? योगेश जी, आपको नमस्कार और सब पैनलिस्ट को भी जय माता दी। एक अच्छा शुभ दिन है। पहली बात तो जो आज पिटीशन जो कैंसिल हुई है, जिसमें जो आज रिजल्ट आया है, वो बेसिकली एक रिमांड के अगेंस्ट थी जो हम कोर्ट गए थे, उसके अगेंस्ट आज जज साहब ने बोला है। पर जज साहब ने भी क्लियरली बोला कि एक तो ये बेल की एप्लीकेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी एक बात बोली गई कि 59 करोड़ रुपए जैसी कोई चीज मेंशन नहीं हो रही है। तो देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारे विकल्प है बेल के लिए जाने वाली चीजें, अभी तो बहुत स्टार्टिंग का स्टेज है। तो जैसे जैसे कोर्ट में चीजें आ रही हैं, चीजें बहुत क्लियर होती जा रही है। जैसे अप्रूवर्स के बयान की बात अगर आपने एक सुनी हो कि 10 बयान लिए गए, जिसमें से 9 बयानों को अनरिलायबल डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया गया, जबकि जितने भी बयान दर्ज होते हैं वो सेक्शन 50 के अंडर होते हैं। और सेक्शन 50 का मतलब ये है कि आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। तो 9 बार क्या पहले झूठ बोला गया, और हमारे वकीलों ने जाकर जज साहब से स्पेशल परमिशन ली कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने, हमें बताइए कि क्या बोला है सारे विटनेसेस ने, सारे जो आप अप्रूवर की बात कर रहे हो। तो पता चला कि एक एक आदमी से 6-6 बार, 9-9, 10-10 बार बयान लिया गया, और 10वें बयान के बाद कोई बयान नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो दिखा रहा है, और कोर्ट भी धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, संजय जी के केस में भी उनको समझ में आया कि कैसे कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, और ईडी ने बिल्कुल क्लियरली जज साहब के सामने बोला कि हम इस बेल को अपोज नहीं करते। और क्योंकि जज साहब ने क्लियरली बोला था कि अगर आप कुछ बोलेंगे, अगर आप आर्ग्यू करेंगे, तो मुझे इसके फैसले में लिखना पड़ेगा, मुझे मेंशन करना पड़ेगा सारी चीजों को। उसके बेस पर ईडी ने जब बात करी अपने आकाओं से जो बैठे हुए भाजपा कार्यालय में, उन्होंने क्लियरली बोला कि हम इस बेल को अपोज नहीं करते। तो देखिए, समय जरूर लगेगा, बट जैसे ही संजय जी बाहर आए हैं, वैसे ही मनीष जी, वैसे ही जैन साहब, और वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी इस केस से बाइज्जत बरी होंगे, बाहर आएंगे। क्योंकि हमारे अगेंस्ट एक चवन्नी की रिकवरी नहीं है, एक चवन्नी का हमारे पास कोई पैसे का ट्रेल नहीं है, कोई पैसा निकला नहीं है, कोई पैसा मिला नहीं है। अगर कहीं पैसे का ट्रेल मिला है तो 60 करोड़ रुपए का ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे भाजपा के खाते में मिला है, जो शरद चंद्र रेड्डी नामक व्यक्ति ने दिया था, या फिर मगुंटा रेड्डी जो है, जो आज एनडीए के सांसद बनने जा रहे हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो जिनको किंग पिन बोला जा रहा था, वो भी एनडीए का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, वो अरविंद जी को चुनाव में जाने से रोकने के लिए, अरविंद जी प्रचार ना कर पाए, इसके लिए रची गई थी, और इसी के बेसिस पे ईडी काम कर रहा है। आज आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वहां उनके सांसद आज दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। आज सारी एजेंसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे लगी हुई है कि कैसे भाजपा को जिताने की कोशिश की जाए। जीत तो नहीं रहे, बट कैसे कोशिश की जाए, उसके ऊपर सारी एजेंसीज लगी हुई है। ठीक है, माधवी अग्रवाल जी, पूरी रणनीति बनाई जा रही है और खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी से डरी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि जितने आरोप लगाए जा रहे हैं जांच एजेंसियों की तरफ से, ईडी की तरफ से, करोड़ों के लेन देन की बात की जा रही है, लेकिन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की तरफ से यही किया जा रहा है कि जिक्र करोड़ों का है, लेकिन रिकवरी 1 रुपए की, 1 पैसे की नहीं है। देखिए योगेश जी, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी कितना भी रोना रो ले, चाहे कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, चाहे उनकी आत्मा परमात्मा से मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, कितने भी इमोशनल ड्रामे कर ले, लेकिन जो साक्ष्य है, जो सच्चाई है, वो तो कानूनन तौर पे सामने आ रही है। देखिए, आज कोर्ट ने भी कहा कि जो ये गिरफ्तारी है ये नाजायज नहीं है, और कोर्ट ने इसी बाबत में इनको जो है रिहा करने से मना कर दिया। कोर्ट है, सब लोगों के लिए सुनवाई हो सकती है, और न्यायपालिका सबके लिए है, लेकिन बात ऐसी है कि आम आदमी मानने को तैयार नहीं। अफसोस की बात है कि कट्टर ईमानदार कहने वाली खुद को ये पार्टी अब अपने आप में जब घिरी हुई नजर आ रही है, जब इन्होंने जिस तरीके से घोटाले किए, जब एक एक नेता इनके जेल में गए, उसके बाद में इन्होंने कौन से ड्रामे नहीं किए, इमोशनल ड्रामा भी किया, इन्होंने लोगों से सिंपैथाइज होने की कोशिश की, रेफरेंडम के लिए भी लोगों तक, जन जन के पास डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, इन्होंने व्हाट्सएप भी शुरू किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आम जनता
ये देख नहीं रही है कि जिस समय कोरोना काल में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत ट्रीटमेंट की थी, उस समय आम आदमी पार्टी के सरगना जो है वो बैठकर वो शराब की नीति बना रहे थे। उसको लागू करने से लेके उसको वापस लेने की जो नीति थी, उसमें जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया। अब मनी ट्रायल की बात ये बार बार कहते हैं, तो मैं एक बात कहूँ कि भाई जो पैसे आए वो तो इन्होंने इनका पैसा लेने का कारण यही था कि उनको गोवा इलेक्शन में खर्च करना था। एक जगह से पैसे दूसरी जगह इनके प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, पंजाब वगैरह के चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें ये पहुंचाए जा रहे थे डायरेक्टली। कौन सा सीएम जो है इतना बेवकूफ होगा कि वो अपने घर में मंगा के पैसों को रखेगा? पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। खैर वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ यही कह सकती हूँ आप लोगों को कि अगर इतनी ही सत्यता है केजरीवाल के पास में, तो क्यों नहीं अपने जो फोन जिसको इन्होंने डिस्ट्रॉयड किया या जो छिपा के रखे हैं उनके क्यों नहीं पासवर्ड बता देते? क्यों नहीं सारी बातों पे कोऑपरेशन कर रहे हैं? क्यों रोज डेली अपने डायबिटीज का और अपने इमोशनल ड्रामे का लेकर लोगों के साथ में, जैसे पहले भी इन्होंने गेम खेला वहां पे स्टेज पे खड़े होकर भारत के संदर्भ में गीत गाना, देशभक्ति गान गा के लोगों को सिंपैथाइज करना, लोगों के साथ में इमोशनली जुड़ जाना, ये इस तरीके से राजनीति नहीं होती। देखिए आपकी पार्टी कहती थी कि भाई अगर हम पकड़े जाएंगे तो पहले गिरफ्तार करो। एक मिनट योगेश जी, मैं 1 सेकंड और 2 सेकंड और लूंगी। पहले कहते थे कि भाई जैसे किसी के ऊपर में कोई आता है तो आप सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद में, क्योंकि अगर वो अपनी पोस्ट पे रहेगा तो वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है सबूतों को मिटाने के लिए। आज वही आम आदमी की पार्टी के जो लोग हैं वो कहने लगे कि भाई किस लिए हमें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो किस तरीके से अगर न्यायपालिका अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, और आज तो कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती है, तो फिर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सत्यता को इतना मानते हैं तो यकीन करना चाहिए और इंतजार करिए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। आ गई आपकी बात माधवी जी। यस जी, टीएमसी की तरफ से ईडी और सीबीआई के प्रमुखों को बदलने की मांग की जा रही है, प्रदर्शन भी किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी की गई, हालांकि फिर छोड़ दिया गया और इलेक्शन कमीशन से जाकर के उन लोगों ने मुलाकात की। आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला, आम आदमी पार्टी के नेता भी इस धरना में पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आई। कांग्रेस का स्टैंड क्या अभी तक क्लियर नहीं है? योगेश जी, हमारे स्टैंड का जहां तक सवाल है, हम ईडी और किसी भी सरकारी संस्थान के दुरुपयोग के सख्त खिलाफ हैं, हमेशा से हैं। हम किसी एक जगह पर नहीं पहुंच पाए तो उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण रहा होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, उनके साथ आवाज भी उठाते हैं, और इस समय जिन कारणों से ईडी और सीबीआई और तमाम इस चुनाव आयोग और सबका दुरुपयोग जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ भी हम सब लोग एक साथ हैं। अब यहाँ पर जो कुछ बातें हुई हैं, तो ये कह रही थी माधवी जी से तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह रही थी कि भाई ड्रामा कर रहे हैं, तो इनको मैं याद दिला देता हूं कि अभी अभी आजकल में ही एक महा ड्रामेबाज आदमी ने ये बोला है कि मणिपुर में समय रहते हमने काम किया है इसलिए मणिपुर बच गया। क्या इस बात को हम लोग अपने मन में मान सकते हैं योगेश जी? आप, मैं, खुद भाजपा वाले, तो कोई भी दूसरे लोग, आम जनता, पत्रकार, कोई भी, क्या ये मान सकता है कि 11 महीने से जलता हुआ मणिपुर कोई व्यक्ति बेशर्मी से आके बोले कि हमने सही समय पर कदम उठाए और मणिपुर बच गया? कहां बचा? इनको अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं। ये कोरोना काल में शराब नीति की बात करती हैं, इनको ये याद नहीं है कि पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकार थी वहां पे दवाइयों की दुकानें चाहे बंद हो आधी रात को, लेकिन ठेके खुले हुए थे। पता करवा लीजिए कोरोना के समय में। हालांकि लोगों को सड़क पे निकलना मुश्किल है, लेकिन यदि कोई वहां जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके खरीद सकता है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? इनको अपने अलावा हर कोई भ्रष्ट दिखता है, जबकि चुनावी बॉन्ड इनका दिया हुआ है, नोटबंदी इनकी की हुई है, सारे धत्कर्म इनके किए हुए हैं, लेकिन ये दूसरों को भ्रष्ट बताते हैं। क्यों? क्योंकि योगेश जी, जो व्यक्ति या जो पार्टी, जो दल कुछ नहीं करता है, वो बड़ा आसान तरीका निकाल लेता है खाली समय में दूसरों की बुराई कर करके लोगों का दिमाग भरना, और इसीलिए लोगों को लगता है, और कुछ आप नहीं लेकिन कुछ मीडिया वालों के बारे में मैं बोलूंगा कि वो उस तरीके से उस बात को सही नहीं बताते हैं लोगों को जैसा बताना चाहिए। तो सारी बात इस पर आके निर्भर होती है कि अंततः आज की तारीख में, आज यदि कोई वोटर है या कोई भी एक व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, तो आपको अपने आप को किस जगह खड़े रखना है? क्या आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को और समय देना चाहते हैं जो आज बिना बताए किसी के भी घर में घुसने को तैयार है?
जो आज विपक्षियों के साथ हो रहा है वो कल आम जनता के साथ भी होगा, और हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में तो दिखा है, अभी मथुरा में एक वीडियो आया था, बिना चार्ज बताए, बिना ढंग की एफआईआर दिखाए उस आदमी को ईंट से कुचल कुचल के गाड़ी में अरेस्ट किया मथुरा की पुलिस ने। ये क्या बात कर रहे हैं? इनको ना सरकार चलाना आता है, ना इनको गवर्नेंस आती है, ना इनका प्रशासन इनके हाथ में है, ना इनके साथी मुख्यमंत्री इनके हाथ में है। ये हमें सिखा रहे हैं दुनिया भर को। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखा जाना ठीक है। दिलीप जी, अब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नए चुनावी अभियान का आगाज किया गया है, क्योंकि जो पहले चुनावी अभियान था, जो चुनावी नारा था, अब उसको बदल दिया गया है। अब जेल का जवाब वोट से ये नया नारा दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दरअसल ये सांत्वना बटोरने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सलाखों के पीछे जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल की इस्तेमाल की जा रही है वो महज और महज लोगों को सांत्वना के प्रति वोट मिल सके आम आदमी पार्टी को, केवल एक स्ट्रेटजी है। योगेश, इसमें कुछ गलत नहीं कहा जा रहा है और कोई नई बात भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर मौके को या हर मौके का राजनीतिक फायदा लेकर के उसको वोट में कन्वर्ट कराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मौका होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को छोड़ देती, या क्या छोड़ दिया है? तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल के अंदर गए हैं और इलेक्शन का समय है और उनके अंदर जाने से सिंपैथी वोट मिलेंगे, तो इस बात को आम आदमी पार्टी या जो उनका इंडी गठबंधन है वो उसको भुनाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और करना भी चाहिए। ये तो जनता को डिसाइड करना है। राजनीतिक पार्टियां तो अपना हथकंडा चलती ही चलती हैं, सही भी बोलती हैं, झूठ भी बोलती हैं, सामने वाले पर उसी बात के लिए इल्जाम लगा देंगे, और खुद पर अगर वही बात होगी तो वो अच्छा कह के निकल जाएंगे, जो यहां भी बैठ करके हो रहा है आपके चैनल पे। तो ये जनता को डिसाइड करना है। जनता डिसाइड करेगी कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना कितना सही है और कितना गलत है। कानूनी रूप से कितना सही और गलत है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कितना सही और गलत है ये जनता ही तय करेगी, राजनीतिक पार्टियां नहीं तय करेंगी इसको। बिल्कुल, लेकिन ये शराब घोटाले को लेकर के लगातार सियासी ललकार छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले का मामला आया। 200 करोड़ रुपए का ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अनिल टुटेजा और उनके बेटे, जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं अनिल टुटेजा, उनके बेटे और उन पर भी मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अब खारिज कर दिया, कहा कि कोई मामला कहीं नहीं बनता है। तो क्या इस तरीके के मामले, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, ईडी की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, और इन फैसलों को अगर देखें तो क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर कहीं मुहर लगती नजर नहीं आ रही है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो होती है वो एविडेंसेस के बिहाफ पर अपने फैसले देती है। एक केस में एविडेंस क्या दाखिल किया गया किसी व्यक्ति के खिलाफ, जब एक साथ 5 लोगों पर मर्डर का चार्ज लगता है तो 4 छूट जाते हैं और 1 को जेल हो जाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिसको जेल हो गई वो सही है, जो 4 छूट गए वो गलत है। यहाँ एविडेंस की बात होती है कि किसी भी घोटाले में जितने लोगों को रजिस्टर किया गया है उनमें से किसके खिलाफ एविडेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं कोर्ट में और एस्टेब्लिश हो जाते हैं। लेकिन वो उस टाइम ड्यूरेशन का यही मैं समझना चाह रहा हूँ दिलीप जी। जैसे सत्य साईं का नाम था, अगर मैं नाम सही ले पा रहा हूँ, उनके मामले पर भी किस तरीके से वो बरी हो गए थे, और जो लेकिन इतने दिनों तक जेल में रहना, इतना वो जो टाइम ड्यूरेशन इनका नष्ट होता है, उसका फिर क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए कोई आप कंपेंसेशन आप चाहें तो सरकार से क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको, जैसे अरविंद केजरीवाल जब छूट जाते हैं और ये बरी हो जाते हैं, जब फाइनली बरी हो जाएंगे, बेल पर आना नहीं, बेल पर आना एक सामयिक रिलीफ होती है, लेकिन जब आप फाइनली कन्विक्ट होंगे या आपको बरी कर दिया जाएगा तो आप मानहानि का दावा भारतीय जनता पार्टी या ईडीआई सीबीआई जिसके खिलाफ भी करना चाहते हैं, ईडी सीबीआई के खिलाफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कानूनी रूप से डिटेन किया अरविंद केजरीवाल जी को, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हो जाएगा कि उन्होंने उस मौके का फायदा उठा करके राजनीतिक लाभ लिया और उनको सामाजिक रूप से बदनाम किया। तो ये ऑप्शन अरविंद केजरीवाल या किसी के भी पास होता है कि अगर उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होते हैं तो वो मानहानि का दावा कर सकता है, और ये अरविंद केजरीवाल भी अगर छूटते हैं तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल। माधवी जी, ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है, ठीक है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके क्यों? भ्रष्टाचारी हमारे हैं वो ठीक है, भ्रष्टाचारी तुम्हारे हैं वो गलत हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? योगेश जी, ये देखिए
विपक्षी दलों का एक कहना है और वो इस तरीके का भ्रम जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जिनके ऊपर भी जो भी कार्रवाई चल रही है, लोकतंत्र है, लोग अपने दल को बदल रहे हैं, आइडियोलॉजी चेंज कर रहे हैं, किसी और दल में अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी जो भी चल रहा है कार्रवाई, उस कार्रवाई को किसी ने बंद नहीं की। या तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया होगा या फिर उनके ऊपर जैसे की कार्रवाई चल रही है वो चल रही है। तो ये कहना कि भाई अगर कोई आ रहा है भ्रष्टाचारी तो उसको क्लीन चिट मिल जा रही है, तो मेरे ख्याल से लोगों को देख लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, दूसरी ऐसा बात नहीं ये ना माधवी कि जी, मेरा माधवी जी दोष ठीक कम है। माधवी जी, आप मुझे लगता है कि आप संतुष्ट कर पाएंगे चिराग जी को और यश जी को, अगर जितने राज्यों में आपकी सरकारें हैं जहां जहां पर आप किसी एक राज्य से या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा भ्रष्टाचारी नेता जो शामिल हो जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, उसकी गिरफ्तारी इस सरकार के दौरान हुई हो, वो बता दीजिए, तो मुझे लगता है कि मैं भी चिराग शेट्टी जी और यश जी को संतुष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि इनके सवाल ही यही। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि अगर किसी के ऊपर आता है, देखिए पहली बात तो मैं एक जवाब जरूर देना चाहूंगी कि जिन जिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर में ईडी की कार्रवाई हुई है, चाहे वो टीएमसी के लीडर हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, 350 करोड़ रुपए उनके घर से नहीं मिले क्या? टीएमसी जिनके ऊपर में ईडी ने कार्रवाई की, क्या उनके घर से कैश रुपए नहीं मिले क्या? 57 करोड़ रुपया। क्या इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, तो क्या उनके ऊपर में जो एविडेंस थे, सबूत थे, वो नहीं मिले क्या? क्या जरूरत थी? तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ईडी अपने डॉट मार रही है और जो भी ओपोजिशन का लीडर है उसको जाके पकड़ के ला रही है। उनके घरों से तो भाई कैश पे कैश बरामद हो रहे। 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के घर से मिला है। क्या ये बीजेपी ने रख दिए थे क्या? तो ये कहना कि भाई बीजेपी के लोगों को जो भी करेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, ईडी हो, सीबीआई हो, वो अपनी कार्रवाई करेगी। तो ये कहना कि भाई केवल ऑपोजिशन के ऊपर हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर किसी हमारी पार्टी के भी कोई व्यक्ति अगर उनके पास में एविडेंस आते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो देखिए, विपक्षी दलों के पास में अभी कोई विशेष मुद्दा है नहीं। और रही बात जो यहाँ पर अपनी एक मित्रता दिखाती है, तो अच्छी बात है, आप लोगों का इंडी गठबंधन है, आप लोग एकजुटता में है, क्योंकि आज विपक्ष में एकजुटता करके ही आज मोदी जी को या भाजपा को हराने की इनकी जो एक नीति है उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि इनका जो गठबंधन है, इनकी जो एकता है, वो इनके राज्यों में जाके छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए माधवी जी, अब जवाब ले लीजिए चिराग जी से। का सपोर्ट नहीं करती है। अगर टीएमसी है तो टीएमसी अपने राज्य में सपोर्ट नहीं करती है कांग्रेस का। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश में भी। आप चलिए ठीक है, ये तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा माधवी जी, ये तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन में ही दरार है तो बेहतर हो जाएगा, आपके लिए चुनावी रास्ता और आसान हो जाएगा जीत का। दिखाए, लेकिन ठीक है, जो है मनभेद वो है, वो पूरी दुनिया, पूरा इंडिया देख रहा है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए चिराग जी। ठीक है जी, मेरे को माधवी जी पे बहुत तरस भी आता है कि बेचारे जो भाजपा के कार्यकर्ता है, इनको समझ में नहीं आ रहा इनके साथ हो क्या रहा है। सारे भ्रष्टाचारी, जिनको प्रधानमंत्री, को छोटा मोटा आदमी नहीं, जिनको प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी बोलते हैं, वो इंसान आकर लोकसभा की, राज्यसभा की टिकटें ले जाते हैं और ये बेचारे कुर्सी टेबल लगाते रह जाते हैं। ये कह रहे किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला। मैं 3 नाम बताता हूं, प्रफुल्ल पटेल, आम आदमी पार्टी के षड्यंत्रों को, आम आदमी पार्टी की लोलुपता को भी दिल्ली के लोग समझ नहीं पाए। अफसोस की बात है, ईडी ने बोला कि हमें कोई नए सबूत नहीं मिले। माधवी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए माधवी जी, सुनने की क्षमता रखिए। सुन लीजिए माधवी जी जवाब ले लीजिए, माधवी जी जवाब ले लीजिए, उसके बाद आता हूं आपके पास। प्रफुल्ल पटेल की क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल करी है कि हमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर में कुछ नहीं मिला। छगन भुजबल जी के केस में जो 2 साल जेल में रहे, मार्च 2016 से मई 2018 तक, उनके केस में जाकर आज ईडी ने बोल दिया कि हमारी फाइल गुम हो गई है। आप बताइए क्या गन पे कार्रवाई हो रही है? 25 ऑपोजिशन के जो लीडर, जिनको प्रधानमंत्री बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है, 23 भाजपा में चले गए और उनकी सारी कार्रवाइयां रुक गई हैं। आप किसी का भी नाम उठा के देख लीजिए, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे मुकुल रॉय हो, किसी का भी नाम उठाकर देख लो। अगर किसी को पिछले 10 साल में एक समन भी अगर आया हो, ईडी ने बुला के सिर्फ इतना भी पूछ लो कि भाई साहब चाय पियेंगे क्या हमारे साथ, इतना भी नहीं पूछा है, ये झूठ बोलते हैं। और छोड़िए, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का जो दल है, शिवसेना, यूबीटी शिवसेना, उनके एक नेता का नामांकन होता है 9 बजे, 10 बजे उन्हें ईडी का नोटिस आ जाता है। ये तो भ्रष्टाचार पे इनकी कार्रवाई है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक भाजपा वॉशिंग पाउडर चलता है, जिसको प्रधानमंत्री, छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं भाजपा का,
प्रधानमंत्री बोलता है कि इस आदमी ने घोटाला किया, आदर्श सोसाइटी स्कैम किया, विधवाओं के घर उसने लूट लिए, उसको राज्यसभा भेजा जाता है। 400 नाम जो इन्होंने अभी अपने लोकसभा के लिस्ट निकाली है, उसमें से 116 नाम ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं। आप छोड़ दीजिए, क्या बात करें, अगर 400 पार कर रहे होते तो 116 लोग इंपोर्ट करने पड़ते। इनके पास लोग नहीं है, जिनको खुद पूरा पूरा दिन प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी चिल्लाते थे, आज उनको लोकसभा की टिकट देनी पड़े। नवीन जिंदल, जिनको कोलगेट स्कैम की बात ये बोलते थे, उनको सोनीपत से लोकसभा का टिकट दिया। क्यों देना पड़ रहा है टिकट? क्योंकि इनको पता है ये जीत नहीं रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है ये दोहरा मापदंड जो उन्होंने कर दिया है, जहां पर भ्रष्टाचारी मेरी पार्टी में आएगा तो वो धुल के भाजपा वॉशिंग पाउडर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो इनके खिलाफ कार्रवाई है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठंडे बस्ते पे चले जाएगी। कभी आपने सुना है ईडी का ये रिस्पॉन्स आया हो कि हमारे यहाँ से फाइल गुम हो गई है? सोचिए, पहली बार मैंने सुना कि ईडी बोल रही है कि हमारे यहाँ से फाइल गुम हो गई है। कभी आपने नहीं सुना होगा ईडी ने बोला कि हमारे यहाँ से फाइल खो चुकी है। तो इतना बुरा हाल हो चुका है आज भाजपा का कि भाजपा के पास लोग नहीं है। मुझे तो यहाँ पे जो इनके कार्यकर्ता है उनके लिए लगता है कि बेचारे टेबल कुर्सी लगाते रह जाएंगे, बाकी पार्टी वाला आके सारी टिकटें तो ले ही जाते हैं। इन बेचारों का काम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना रह गया, अब और कुछ नहीं बचा इनके पास। ठीक है, यस जी। जी देखिए, मैं एक और उदाहरण याद कराना चाहूंगा। ये जो ड्रामे नाटक की बात हो रही है, तो एक प्रज्ञा ठाकुर नामक इनके पार्टी में है, भोपाल की सांसद है, अब तक है, पता नहीं अब होंगी या नहीं। उनको जब भी कोर्ट का नोटिस आता है वो बीमार हो जाती हैं, व्हीलचेयर पे बैठ जाती हैं। उसके अलावा वो वॉलीबॉल, फुटबॉल सब खेलती हुई दिखाई देती हैं। उनसे पूछिए कि आपने क्या किया है, तो वो कहती है वंदे मातरम। उनसे पूछिए कि भाई आपने जिस संसदीय क्षेत्र में आप हैं, आपने क्या किया, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनका संसदीय क्षेत्र है क्या। तो ये हमें ये मत बताइए, जैसा कि अभी आपको पहले भी सुनने को मिला है, आप दुनिया भर से लोग इंपोर्ट कर करके अपनी पार्टी चला रहे हैं, आपका खुद का कार्यकर्ता असंतुष्ट है, आपके यहाँ पे इतनी खींच है कि बस एक मौका चाहिए है आपके लोगों को, वो आपको जमीन दिखा देंगे। फिर भी अब भ्रष्टाचार की जो बात है, तो शारदा चिट फंड स्कैम, हिमंता बिस्वा शर्मा, और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर बात यह है कि चुनावी बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, क्या माधवी जी में हिम्मत है कि वो बोल दें कि ये असंवैधानिक बॉन्ड लाके हर तरह के गलत पैसे को धो धो के वॉशिंग मशीन में से निकालने वाले नरेंद्र मोदी के यहाँ भी ईडी सीबीआई जाएगी? बोल सकते हैं ये, या भाजपा आरएसएस का कोई भी व्यक्ति? नहीं, हिम्मत नहीं है इनमें। दूसरी बात, आप यदि ये पूछेंगे कि हम इनके खिलाफ क्यों हैं और ईडी क्या कर रही है, हर नेता को अरेस्ट कर रही है, तो ईडी 0.5% कन्विक्शन रेट लेके बैठी हुई है। ईडी की सारी कार्रवाई फोकट में नहीं होती है, उसमें भी पब्लिक मनी खर्च होता है। 0.5% कन्विक्शन रेट, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद 2-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई। धीरज साहू पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है ईडी। एक खबर है जिसको लेके ये लोग चाहे जहां नाचते कूदते रहते हैं। बस ये फोकट का माहौल बना बना के पब्लिक मनी से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इस समय इस मैसेज को, इस प्रोग्राम को जो कोई भी देख रहा हो वो समझ ले कि आपका पैसा भाजपा अपने प्रचार में इस्तेमाल कर करके आपको लूट रही है, अपने दोस्तों को पैसा खिला रही है, और वो झोले वाला तो तैयार बैठा है झोला उठा के भागने के लिए। तो ये समय जो है, ये चुनाव जो है, ये सिर्फ आपके लिए चुनाव नहीं है, आप इस समय देश का निर्णय लेने की स्थिति में हैं। क्या आपको ऐसे लोगों को और 5 साल दे के अपना बंटाधार करना है? ये सवाल है। माधवी जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद दिलीप जी के पास आते हैं। जी बिल्कुल, योगेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी की बात मैं बोलती हूँ। उन्होंने बोला बेचारी, तो मैं बता दूं बेचारी तो कौन है, वो आम जनता जो दिल्ली की है वो बेचारी बन गई। उन्होंने एक कट्टर ईमानदार को जो है वो चुनकर 2 बार भेजा, और उसने जिस तरीके से अपनी ईमानदारी को प्रस्तुत किया वो तो दिल्ली के लोगों ने देख लिया। चाहे कितने के रिप्रेजेंटेटिव ये वो कर ले, इकट्ठे कर ले, लेकिन इनको कहीं अब रास्ता मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि भाई जो इनका कहना है कि भाई क्या इनको 1600 करोड़ रुपया हवा में मिल के आ गए, क्या इनको नहीं मिला क्या? जो चंदा जो दूसरों के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं, 44 मतलब सीट की पार्टी जो है उसको 1600 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं। तो वो कहाँ से आप लोगों ने मेहनत मशक्कत करके या नरेगा में जाकर खटनी करके थोड़ी नाप लेकर आए थे। दूसरी बात ये कि भाई जनता ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अभी राजस्थान में जवाब दिया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जवाब दिया। अगर इतनी ही अच्छी होते तो फिर क्या बात थी कि आप लोग हार गए?
दूसरा, आपके जो जिनको सो कॉल्ड आप लीडर बोलते हैं, जिनके चेहरे पर आप लोग पूरा लड़ने की कोशिश करते हैं चुनाव, उन्होंने अपनी अपनी ही सीट अमेठी से वो भाग चुके हैं। दूसरी बात, इनके लोगों का कहना है, जो इनकी दल के लोग वापस मतलब दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं, जो इनके प्रमुख नेता हैं, उनका कहना है कि हमारा गला घुटता है, हमारा दम घुटता है कांग्रेस के अंदर में, वहाँ लोकतंत्र नहीं है और ये लोकतंत्र की न्याय यात्रा चलाते हैं। तो भाई इनके पार्टी के लोग आके कहते हैं, इनके नेता आके कहते हैं कि हमारा दम घुटता है, लोकतंत्र नहीं है, हमसे जबरदस्ती सनातन के खिलाफ बुलवाया जाता है। इंडी गठबंधन के लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए लोग एड्स और मतलब कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो इस तरीके की सोच के लोगों को आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, और जब जनता आप लोगों को नकारती है तो आप लोग ईडी, सीबीआई, एनआईए इस पे रोने लग जाते हैं। अरे भाई, आप लोग के रोने से जनता थोड़ी ना, जनता तो काम को देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम को जन तक पहुंचा रही है। इसी वजह से हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों का वोट मिल रहा है। आप लोगों का विरोध करना है, आप लोग विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। चलिए, बिल्कुल, विपक्ष अपनी बात रख रहा है और आप अपनी बात रख रहे हैं। आप अपना काम करिए, लेकिन रोना बंद कर दीजिए और बेमतलब के इल्जाम लगाना। आपने वैसे भी पूरे चलिए, आता हूँ, यस जी, आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दिलीप जी, क्या जो माधवी जी से मैंने पहला सवाल पूछा, क्या जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर रामराज्य चल रहा है, वहां पर एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है, वहां पर जो भी ठेका टेंडर पट्टी हो रहे हैं वो सब 37 करोड़ का मामला, अभी जो दिल्ली का नया मामला जल बोर्ड घोटाला है वो मुझे लगता है 37 करोड़ का है, और 200 करोड़ के अलग अलग राज्यों में टेंडर हो रहे हैं, वहां पर क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है? आपके सवाल में ये आपका जवाब है योगेश जी, ऐसा संभव ही नहीं है कि जहां सरकार हो वहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां राजनीति हो वहां भ्रष्टाचार ना हो। इस बात को कोई मानता है तो जो जिसकी पार्टी की सरकार होती है वही मानता है, अपोजिशन नहीं मानता, जबकि सत्यता नहीं है। और अभी माधवी जी ने कहा कि दिल्ली की जनता बेचारी है, दिल्ली की जनता वाकई में बेचारी है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार अगर आम आदमी पार्टी के पास है तो वो यूनियन टेरिटरी पे है, और वहां पर सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ना भाजपा उनको न्याय दे पा रही हो, ना आम आदमी पार्टी भाजपा के हिसाब से न्याय दे पा रही है। तो दिल्ली की जनता तो वाकई में बेचारी की दो सरकारों के बीच में रह के भी जो है उसका कुछ भला नहीं हो पा रहा है। और ये जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर एकदम क्लीन चिट है। इस बात को अगर माधवी जी मानती है तो ये माधवी जी का अपना मानना हो सकता है, जनता भी इस बात को नहीं मानती, और अपोजिशन तो खैर मानेगा ही नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार खुलता तब है जब सरकारें जाती। आप तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी जो लेकर केस चल रहा है उसमें वहां के मुख्यमंत्री की बेटी के सविता भी थी, तब तक सरकार थी, तब तक सविता जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, और उनकी सरकार हटते ही जो है उनके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया। तो भ्रष्टाचार तभी खुलते हैं उन पार्टियों के जब उन पार्टियों की सरकारें चली जाती हैं और उनके अपोनेंट आकर के सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कहां भ्रष्टाचार चल रहा है या नहीं चल रहा है आपको अभी नहीं पता चलेगा। कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी और दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तब आपको पता चलेगा कि पहले वाले में तो कोई भ्रष्टाचारी था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये तो अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब अगर तीसरे टर्म्स में वो आते हैं तो वैसी आ रहा हूं, यस जी आ रहा हूं, तो ऐसी कार्रवाई होगी कि जनता भी देखेगी कि क्या भ्रष्टाचार पे कैसी कार्रवाई होती है। नहीं, अब देखिए भाई, जो सत्ता में है वो अगर लोकसभा में भी फुल मेजॉरिटी में है तो कानून को बनाना, कानून को अमेंड करना, ये उसका एकाधिकार हो जाता है। और जिस तरीके से विपक्ष की कमजोरी है तो उसका एकाधिकार और प्रबल हो जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, मोदी साहब जो कह रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे, उनके मन में क्या विचार है, तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या ये आपको लगता है, क्योंकि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से भी बयान आया था कि अगर ऐसे जो नारा दिया गया 370 प्लस का, 400 पार का, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो संविधान में भी बदलाव कर दिए जाएंगे, न जाने क्या क्या काम कर दिए जाएंगे। और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता भी है। क्या ऐसी भी तस्वीर नजर आ रही है? संविधान में तो बदलाव अभी भी कर सकते हैं योगेश जी, वो तो फुल मेजोरिटी में अभी भी है। राज्यसभा में भी सिर्फ 4 सीटें का राज्यसभा में भी सिर्फ 4 सीटें का है, वहां भी वो फुल मेजोरिटी में आ जाएंगे। तो जब आप दोनों हाउसेस में फुल मेजोरिटी में बैठेंगे तो कानून में कोई भी बदलाव कर पाना ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या चाहे कोई भी चीज हो या नए कानून को इंप्लीमेंट करना हो। आप पिछली सरकार में भी देखिए, पिछली बार कितने सारे कानून पास हुए,
विपक्ष को किसी और चीज में उलझा दिया गया, कभी मणिपुर में उलझा दिया गया, कभी किसी चीज में उलझा दिया गया और कानून बनते चले गए। बिल्कुल। हाँ, अब जो नए कानून बनने प्रपोज्ड हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जनसंख्या कानून की बात, नियंत्रण कानून की बात हो रही है, इस तरह के कानून अभी बनने जो प्रपोजल में है भारतीय जनता पार्टी के, वो बनेंगे तो हो सकता है उसमें बदलाव और आए, और भ्रष्टाचार को लेकर के हो सकता है कोई नए कानून बन जाए। लेकिन जो कानून बनेंगे उन कानूनों में कभी ना कभी कानून बनाने वाले भी फंसते हैं, क्योंकि आज भी वही लोग फंस रहे हैं जिन्होंने पहले कानून बनाए थे। बिल्कुल। तो यस जी, एक सवाल ये है, ठीक है अपनी बात रखिएगा आप, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जिन नेताओं को तोड़ा जा रहा है वो एजेंसियों के डरा के धमका कर तोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो ये कह रहे हैं कि उनके पन्ना प्रमुख हैं, गांव-गांव में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अभी तक तो जिले तक का मामला देखा जाता था, अब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस में कौन सा नेता या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कौन सा नेता किस बूथ पर मजबूत नेता है उसको तोड़ के लाओ, बीजेपी ज्वाइन कराओ। अगर ये स्थिति आ गई तो फिर इसमें कहां ईडी सीबीआई एजेंसियां का दुरुपयोग होगा? योगेश जी, आपके सवाल को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि इसमें एजेंसियों का दुरुपयोग है या नहीं, सवाल ये है कि इसमें पूरे लोकतंत्र का दुरुपयोग है या नहीं। क्या, मैं फिर से पूछता हूं आपसे, क्या आप या ये इस प्रोग्राम को देखने वाली जनता क्या इस बात के लिए तैयार है कि एक पार्टी ऐसी खड़ी हो जाए जो किसी भी कीमत पे हर हाल में अपनी सत्ता बनाए और उसके बाद आपके ऊपर मनमाना अत्याचार करे, आपके घर में घुस के आपको कोई भी गाड़ी में भर के ले जाए और यदि आप दरवाजा बंद ना करने दें तो आपके हाथ पैरों पर पुलिस वाला ईंट मारे, आपके घर को बुलडोजर से कुचल दे, आप चाहे आत्मदाह करें चाहे कुछ भी करें, आपकी कोई सुनवाई ना हो। ऐसे लोगों के सत्ता में आने का सेलिब्रेशन क्या 24 घंटे आप देखने के लिए तैयार हैं? ये सवाल है। और मैं जो कह रहा था वो ये था कि माधवी जी से मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मजबूर किया है तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। आपने हमारे नेता की बात की और न्याय यात्रा की बात की, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ माधवी जी, वो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी। आपकी पार्टी के सबसे बड़े किंतु कायर नेताओं ने मणिपुर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की है। आपकी ही पार्टी का एक विधायक लगातार ये बता रहा है कि मणिपुर का जो शासन है वो इस समय केंद्र की नहीं सुन रहा है, अपनी मर्जी से राज्य चला रहा है। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी ना अमित शाह कुछ भी बोल पा रहे हैं। तो ये अपनी फालतू की वाहवाही करना बंद कीजिए। आप भी एक महिला हैं, आज नवरात्रि शुरू हो रही है, उन महिलाओं के लिए कम से कम एक बार सच की तरफ देखना शुरू कीजिए। इस देश की स्थिति वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में आके वादे किए थे। इस देश की स्थिति उससे उलट है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उनका हल ये नहीं है कि आप पार्टी तोड़ो, ये करो, वो करो, ये नहीं है हल। आपको या तो सरकार चलानी होगी या आप इस्तीफा देख के बैठ जाइए। आपके नाच गाने, रात दरबारी का खर्चा पब्लिक उठा लेगी। माधवी जी। हाँ यस भाई, मैं अच्छी बात है, आप मुझसे बात करना नहीं चाहते थे, मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात करने में कोई बुराई नहीं। अगर शब्दों का चयन अगर गरिमा में हो तो अच्छी बात है। अगर हम नेशनल चैनल पे हैं तो कायदे से शब्दों से अपनी बातों को रखिए तो बहुत अच्छा लगता है। बात करने में कोई बुराई नहीं। मेरे बात हैं, में जवाब देते मेरे हैं, आप अपना दूसरी बात, हाँ रुक जाइए, बीच में मत इंटरप्ट करिए, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है, नहीं कोई किसी को नहीं सिखाएगा, सभी लोग समझदार हैं। यस जी, सभी लोग समझदार हैं। आप भी माधवी जी, माधवी जी ठीक है, आप जवाब दीजिए, टाइम कम है, समय कम है माधवी जी, तो जवाब दीजिए। अपनी उंगली अपने पास रखा करिए, वो मेरे पास ठीक है। मैं बोलना चाह रही हूँ, प्लीज इंटरप्ट मत करिए। माधवी जी जवाब दीजिए। हाँ, बात ऐसे है कि मणिपुर करते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की इतने सालों तक सरकार रही, वहां पर जिस तरीके से अंतर्द्वंद चलता रहा वर्षों से, क्या माइती कुकी ये जो अंतर्द्वंद है, सिविल वॉर, नहीं सुन सकते हैं माधवी जी। 11 महीने बहुत पहले से चल रहा है, बंद कीजिए, ठीक है, बहुत पहले से चल रहा है। बहानेबाजी बंद कीजिए। अगर आप लोगों ने उस समय अगर ठीक तरीके से जो वहाँ पे कानून बना उनका इम्प्लीमेंट ताली बजा रहे हैं क्या? तो शायद, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, तो मैं आपसे नहीं 11 महीने से क्या कर रहे हैं? आपसे बहुत कायदे से जवाब आप 11 महीने से बीच क्या में मत कर रहे हैं? प्लीज। आप या तो आप उंगली दिखाने लग जाते हैं या बस ये बताइए, या शब्दों का चयन करना शुरू कर देते हैं। आप ठीक से बात सब हमारा घटिया रमेश मैं आपसे बीच में कुछ नहीं बोली, आप सिर्फ ये बताइए 11 महीने से कांग्रेस इतने सालों तक रही, 11 महीने इतने सालों तक रही नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर जिस तरीके से कन्वर्जन हुआ, जिस तरीके से वहां अनदेखी हुई, आज उसी का परिणाम सिविल वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं ये नहीं कहती कि कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर महिला के साथ अगर कोई अनैतिक कार्य होता है तो वो गलत है,
लेकिन आप लोगों का मुंह संदेश खाली के तो लिए क्यों बंद बहाने हो मत जाता है? बनाइए, मुझे जवाब बहाने दीजिए। मत बनाइए। संदेश 11 खाली महीने के से लिए आप क्यों क्या बंद कर हो रहे हैं? जाता है भैया आप लोगों का मुंह? 11 आप लोगों महीने को तो से बोलना आप क्या चाहिए। कर रहे हैं? महिला का जो 11 महिला की जो महीने अस्मिता है वो हर राज्य में एक है। मुझे बहुत दुख होता है, मैं महिला होने के नाते और नवरात्रि होने के नाते नहीं, मैं हर समय बोलूंगी ठीक महिला है। के पक्ष की बात। कहीं पे भी महिला के बोलिए। साथ अन्याय होता है तो ये गलत है। और मैं ही पहले मैंने वो ट्वीट भी किया था और मैं ये भूल गई थी उस समय कि मैं भाजपा की हूँ। लेकिन किसने मैं एक सुना बात आपका कहना ट्वीट? चाहती हूँ कि आप लोग ये जो चूज करते हैं स्टेट्स को और वहीं पर अपनी बात बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये डायलॉग अगर आप मारते हैं तो आप हर राज्य में खड़े हुई है, संदेश खाली में भी खड़े हुई है, जब राजस्थान में होता है तो वहां भी खड़े हुई है। लेकिन आप ही लोग जब चूज करेंगे कि कहाँ पे विपक्षी सरकार है वहीं पे जाके आपको खड़ा होना है, क्योंकि राजनीति करनी तो ये तो उचित नहीं है ना। देखिए योगेश जी, कुछ नहीं किया। मुझे आपने जवाब देने के लिए कहा, मैं जवाब दे रही हूँ, प्लीज मुझे बीच में मत बोलिए। ठीक, मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए रही बात इसमें इन लोगों की आपस में बोलने की, तो मैं एक ही बात कहूंगी कि देखिए आप लोग अपने राज्यों में जहां आप लोगों को चुनाव लड़ना होता है वहां आम आदमी पार्टी, टीएमसी सब अलग हो जाते हैं। जहां आप लोगों को मोदी जी से खतरा होता है वहां से आप एकजुट खड़े हो जाते हैं। पहले तो ये आप लोग मोदी जी से किसी को खतरा नहीं है। देश की जनता तो ये भी देख रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूं चिराग जी से। चिराग जी, जहां पर आप लोगों को, देखिए माधवी जी ने कहा बहुत स्पष्ट रूप से कि जहां पर आप लोगों को ये लगता है कि मोदी जी से खतरा है वहां पर तो आप एकजुट हो जाते हैं, जहां पर थोड़ी सी स्थिति ठीक लगती है कि हाँ यहाँ पर फाइट की जा सकती है वहां पर आप लोग आपस में ही नहीं एक साथ आते हैं। देखिए इनको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। ये उन पार्टियों से जाकर अपना समझौता करते हैं जिन्होंने मोदी जी को टेररिस्ट बोला था। टीडीपी ने, एक ओपी राजभर है, उन्होंने तो कितनी गंदी गंदी गालियां दी थी, तो शायद मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। तो इनका तो वो स्टैंडर्ड आ जाता है जहां पर कुछ भी हो जाए, किसी भी दल को मिलाना पड़े अपने साथ, बट अगर वो कुछ सीटें ला सकता है तो ले। आरएलडी के लिए कितना बोलते थे, आरएलडी के जयंत चौधरी कितनी चीजें बोलते थे प्रधानमंत्री के लिए। अब इन्होंने हाथ जोड़कर बोला प्लीज हमारे साथ मिल जाइए, प्लीज हमारे साथ मिल जाइए, क्योंकि हमारी 400 सीटें आ रही है, बट हमें ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत है जिन्होंने हमें बहुत सारी गालियां दी है। तो ये तो इनके दोहरे मापदंड है, जहां पर जिन लोगों ने आपको इतने भद्दे भद्दी गालियां दी, जहां पर आप परिवारवाद की बात करते हो, तो सारी जितनी पार्टियां आपके साथ है सारी परिवारवाद वाली है। चाहे ओपी राजभर उठा लीजिए, निषाद पार्टी उठा लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी उठा लीजिए, सारी परिवारवाद से भरी हुई है। टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह सिर्फ परिवारवाद है। इनके पास और आज कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के लिए काम करते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग कर सारे देश का बट्टादार करके। ये बोलते हैं ना 10 साल में हमने क्या किया, मैं आपको बता दूं 5 ट्रिलियन बोलते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर 80 करोड़ लोग अपने लिए अनाज नहीं खरीद पाते, उनको अनाज के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां पर हम ब्राजील से भी पीछे चले जाते हैं इस चीज में। नेशनल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो कहां 120 के पार चले जाते हैं। सिलेंडर की जब बात करते हैं तो 400 का सिलेंडर 1125 रुपए का हो गया। वो भी छोड़ दीजिए, उज्ज्वला के लिए जितना चिल्ला चिल्ला कर ये लोग बोलते हैं ना, 10 में एक आदमी दूसरा सिलेंडर ले पाता है, 10 में से एक। चिराग जी, लेकिन ये जो जेल ये जो इसके बेसिस पे जाके मांगे ना वोट, ये मांग नहीं पाएंगे। इसके बेसिस पे जो जेल का जवाब वोट से जो आपने ये नया नारा दिया है, इसमें आपको कितना लगता है कि कितनी सहानुभूति जनता की आप बटोर पाएंगे? देखिए हमें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा है, दिल्ली के भाई है, दिल्ली वाले इनको अपना जवाब देंगे कि कैसे इन्होंने जो एक गिरफ्तारी करी है अरविंद जी की, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, इलीगल है, सिर्फ फर्जी मापदंडों पे बनी हुई है, इसका जवाब इन्हें दिल्ली की जनता 25 मई को देगी, जो 4 जून को इनकी सबकी शक्लों पे आपको दिखेगा। सभी को देश की जनता जो है वो जवाब देगी। यजी माफ कीजिएगा, आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ रहा है यहीं पर। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।